अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग वायरसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वायरसेस क्या होती हैं, किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करती हैं और कौन-कौन सी बीमारियां कॉज करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरस का जो वर्ड है वो लातीनी ज़ुबान वेनम से अख़ज़ किया गया। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वेनम जिसका मतलब है पॉइज़न या ज़हर। और अप्रॉक्सीमेटली वायरसेस को डिस्कवर करने में 52 ईयर्स लगे। यानी जब हमें पता चला कि कोई अननोन एजेंट हमारे पास डिजीज़ कॉज कर रहा है और ये नहीं हमें पता था कि वो एजेंट क्या है, उसका पता चलाने के लिए कि वो हमारे पास बैक्टीरिया नहीं बल्कि कोई नई और अनोखी चीज़ है जिसे हम वायरस कहते हैं, करीबन 52 ईयर्स लगे। क्या आप जानते हैं कि वायरस का नाम किसने दिया? किसने इस वायरस को वायरस कहा होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टर्म वायरस किसने कॉइन की या वायरस का नाम किसने दिया, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। क्या वायरसेस जिंदा हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसीडर नहीं होते? वायरसेस को हम एक बैरियर के तौर पे कंसीडर करते हैं, यानी ये जिंदा जानदार और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान एक बैरियर के तौर पे काम करते हैं, यानी बॉर्डर लाइन पर मौजूद हैं। ना तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ना ही नॉन लिविंग है। इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं और कुछ कैरेक्टर्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं लेकिन हमारे पास वायरसेस में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले हम लिविंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला है वायरसेस अकर इन डिफरेंट वेराइटीज, यानी वायरसेस जो हैं सिर्फ एक ही तरह के नहीं होते बल्कि उनके एक से ज़्यादा वैरायटी या फिर स्ट्रेन्स मौजूद होते हैं। एंड दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ईदर डीएनए और आरएनए दैट कैन अंडरगो म्यूटेशन। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही एक कैरेक्टर है कि उनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए होती है और वो डीएनए या आरएनए म्यूटेट कर सकता है, यानी उसमें कोई रैंडम चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। They can reproduce using the metabolic machinery of the host cell they infect. उनके पास अपनी metabolic machinery नहीं होती, वो reproduce करते हैं, जो कि हमारे पास living organism का एक character है, लेकिन reproduction के लिए उनके पास अपनी biosynthetic machinery नहीं होती, बल्कि जिस भी host के अंदर वो enter होंगे उसी host की biosynthetic machinery को इस्तेमाल करेंगे। They enter the cells of living organisms and cause diseases, so you can say that they are pathogenic. And they are intracellular obligate parasite, यानी ऐसे parasites जो सिर्फ और सिर्फ living organisms के अंदर ही grow कर सकते हैं और living organisms के बाहर वो grow नहीं कर सकते। They are destroyed by the UV rays और ultraviolet rays. इसी तरह कुछ कैरेक्टर्स इनके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिजेंबल करते हैं, वो ये हैं कि दे आर नॉट सेलुलर। यानी अगर हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेलुलर हैं तो हम कहेंगे कि वायरसेस जो हैं वो हमारे पास जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हैं, क्योंकि ये सेल्स या सेल प्रोडक्ट्स से मिलकर नहीं बने होते। और मजीद ये कि इनको आप क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और क्रिस्टलाइज करने के बाद इनको किसी बॉटल में लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप इनको बॉटल से बाहर निकालेंगे ये आपके पास दोबारा एक्टिवेट होने की सलाहियत रखते हैं। आप इनको जिंदा या मुर्दा के बजाय एक्टिव या इनएक्टिव वायरसेस के फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। मजीद ये रेस्पिरेशन करने के काबिल नहीं होते। वायरसेस जो हैं वो यूजुअली नॉन लिविंग इनर्ट और इन्फेक्शियस पार्टिकल्स के तौर पे बिहेव करते हैं जब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर होते हैं, यानी किसी भी लिविंग सेल में मौजूद नहीं होते और लिविंग सेल से बाहर हों तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के या लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स शो नहीं करते। वायरसेस की चंद एक टाइप्स हैं और ये टाइप्स जो है वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी या उनके स्ट्रक्चर की बेसिस पर हमने बनाई हुई, यानी उनका शेप कैसी है या स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हमारे पास हेलिकल वायरसेस। हेलिकल का मतलब रॉड शेप्ड वायरसेस, यानी जैसे ये हमारे पास टीएमवी या फिर इबोला वायरस है। ये हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस है। ये एक हेलिकल वायरस है। पॉलीहेड्रल वायरस की अगर हम बात करें तो पॉलीहेड्रल का मतलब बहुत से हेड्स वाला। एग्जाम्पल हमारे पास एडिनो और पोलियो वायरस की है। ये एडिनो वायरस, ये हमारे पास एक पॉलीहेड्रल वायरस है। इसी तरह एनवेलप्ड वायरसेस। एनवेलप का मतलब है ऐसा वायरस जिसके ऊपर
सरफेस मेम्ब्रेन या फिर कोई एनवेलप मौजूद हो, और ये एनवेलप इनका अपना नहीं होता, बल्कि ये जिस भी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, यूजुअली जो मैमेलियन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, तो उससे ये सरफेस मेम्ब्रेन अपनी डिराइव करते हैं और उसको आप एनवेलप कहते हैं। कॉम्प्लेक्स वायरसेस जैसे कि हमारे पास ये बैक्टीरियोफेज मौजूद है। चंद एक लोग जिन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस या फिर वायरसेस जो हैं उनको डिस्कवर करने में अपना किरदार अदा किया, उनके बारे में जानते हैं, जिसमें एडोल्फ मेयर जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, डिमिट्री इवानोस्की जो कि रशियन थे, मेरिटनस डच और स्टैनले जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। एडोल्फ मेयर जो है, इन्होंने हमारे पास क्या किया, उन्होंने ट्रांसफर्ड सैप ऑफ सिक टोबैको प्लांट टू अ हेल्दी वन, यानी एक सिक टोबैको प्लांट जिसको बीमारी थी, वो प्लांट लिया और उसका सैप प्रिपेयर करके उस सैप को हेल्दी प्लांट के ऊपर अप्लाई किया, और हेल्दी प्लांट के ऊपर अप्लाई करने से वो हेल्दी प्लांट जो था वो भी बीमार हो गया, या उसको भी बीमारी के सिम्टम्स जो हैं वो नजर आने लगे। और उन्होंने देखा कि उस सैप में कोई भी बैक्टीरिया मौजूद नहीं था। तो अगर बैक्टीरिया मौजूद नहीं था तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज तो मौजूद थी जिसकी वजह से वो बीमारी कॉज हुई। द टोबैको मोज़ेक डिजीज इज कंटेजियस, इसका मतलब ये है कि उसे लगा कि ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मौजूद हो जाती है, और उसने यही समझा कि शायद कोई छोटा सा बैक्टीरिया है जो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन वो बैक्टीरिया ही इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एडोल्फ मेयर के बाद डिमिट्री इवानोस्की जो हैं, उन्होंने डिजीज लीव को ग्राइंड किया और उनसे सैप कलेक्ट किया। सैप को कलेक्ट करने के बाद उसको बहुत अच्छी तरह से फिल्टर किया, और इस तरह फिल्टर किया कि उसमें अगर कोई बैक्टीरिया मौजूद है तो वो सेपरेट आउट हो जाए और फिल्ट्रेट में मौजूद ना रहे। बाद में उस फिल्ट्रेट को उन्होंने अप्लाई किया किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नहीं था, और तो वो यही समझ रहे थे कि अब ये वाला फिल्ट्रेट कोई भी बीमारी कॉज करने के लिए अहल नहीं है, यानी ये बीमारी कॉज नहीं कर सकता। लेकिन उनकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ हुआ, और हुआ ये कि उस फिल्ट्रेट ने भी बीमारी कॉज की, यानी जो हमारे पास हेल्दी प्लांट्स थे उनको टोबैको मोज़ेक डिजीज जो है उसका सामना करना पड़ा। तो उसने यही समझा कि ये छोटा सा बैक्टीरिया कोई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है और उन टॉक्सिन्स की वजह से ये बीमारी हो रही है। अब टॉक्सिन्स को वेरीफाई करने के लिए आया कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रही हैं या नहीं, हमारे पास मार्टिनस बिजरोनिक जो है, उन्होंने 1897 में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैप लिया इन्फेक्टेड प्लांट से और उसको डाइल्यूट किया। उन्होंने इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया कि जो हमारे पास सोल्यूशन है या जो हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके। और उसके बाद उन्होंने उसको एक हेल्दी प्लांट्स के ऊपर अप्लाई किया। जब हेल्दी प्लांट के ऊपर अप्लाई किया, इवन देन उन्होंने नोटिस किया कि हमारे पास जो हेल्दी प्लांट था उसमें सिम्टम्स, डिजीज के सिम्टम्स डेवलप हो गए। और उन्होंने कहा कि अगर, इससे उन्होंने यही फैसला किया कि अगर हमारे पास कोई टॉक्सिन्स मौजूद होते तो टॉक्सिन्स तो डाइल्यूट हो जाने थे, और डाइल्यूट होने से ये होता कि प्लांट की जो डिजीज है उसमें इन्फेक्शंस जो है वीक होते या कम इन्फेक्शंस प्रोड्यूस होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इन्फेक्शंस बिल्कुल वैसे ही प्रोड्यूस हुए जैसे हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म अप्लाई करने से हुए थे। तो इससे हाइपोथेसिस उन्होंने ये डिड्यूस किया कि ऐसी कोई चीज मौजूद है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटी है और बैक्टीरिया से भी सिंपलर है, लेकिन वो डिजीज कॉज कर सकती है। और ये ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस का नाम दिया, और इस एजेंट को वायरस के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यू एम स्टैनले वो थे जिन्होंने पहली दफा टीएमवी वायरस यानी टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया। ही ट्राइड टू ग्रो द स्मॉल बैक्टीरिया ऑन एगर, और उन्होंने उन बैक्टीरिया को, यानी जो हमारे पास तब तक बैक्टीरिया बहुत छोटे बैक्टीरिया ही समझे जाते थे, उनको अल्कोहल की मदद से किल करने की कोशिश की, क्योंकि बैक्टीरिया अल्कोहल की मदद से किल हो जाते हैं, मगर ये तो बैक्टीरिया थे नहीं, तो इन्होंने कहाँ मरना था। आइसोलेटेड एंड क्रिस्टलाइज्ड द टोबैको मोज़ेक वायरस, और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि वायरसेस जो हैं उनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और बाकी सेल्स को हम नहीं क्रिस्टलाइज कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि वायरसेस जो हैं वो कोई ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया से या सिंपल सेल से छोटी चीज है। नाउ दैट वायरसेस वर आइसोलेटेड, दे कुड स्टडी द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ दीज वायरसेस। तो नेक्स्ट हम चलते हैं वायरसेस के स्ट्रक्चर की तरफ कि वायरसेस जो हैं वो किस तरह के होते हैं।
सो वायरस के बेसिक पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इनमें एक इनर कोर होती है। इनर कोर का मतलब है या तो वो डीएनए की होगी या आरएनए होगी, और कुछ वायरसेस में ये दोनों भी मौजूद हो सकती हैं। इनर कोर के बाद हमारे पास एक कैप्सिड मौजूद होती है। कैप्सिड का मतलब प्रोटीन्स की एक लेयर या प्रोटीन्स की एक मेम्ब्रेन, जिसको हम कैप्सिड का नाम देते हैं। द कोट is the protective coat of protein surrounding the core, or that is called capsid. It is made up of proteins, also called a protein coat. It can be complex or simple. Complex अगर होगी तो हेड और टेल की फॉर्म में मौजूद होगी, जैसे हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस में ये मौजूद होती है, और ये सिंपल भी हो सकती है जैसे हमारे पास टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस में बिल्कुल रॉड शेप्ड है। The arrangement of proteins is called कैप्सिड, यानी प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास कैप्सिड की फॉर्म में अरेंज हुई होती हैं, और यही प्रोटीन्स डिटरमिन करती हैं कि किसी भी वायरस का शेप कैसा होगा। कुछ हमारे पास वायरसेस जो हैं उनमें एनवेलप होता है, जैसे कि हमने शुरू में कहा था, सब वायरसेस में एनवेलप नहीं होता, और वो एनवेलप भी उनका अपना नहीं बल्कि मेमेलियन सेल से डिराइव हुआ होता है। ये चंद एक वायरसेस की पिक्चर्स, माइक्रो फोटोग्राफ्स जो हैं वो दिए हुए हैं, जैसे इबोला वायरस, रेबीज वायरस, मार्बर्ग वायरस और बैक्टीरियोफेज। यहाँ एडिनो वायरस, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, पोलियो वायरस है, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस एंड टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि सबसे पहले हमारे पास क्रिस्टलाइज किया गया या डिस्कवर किया गया। वायरसेस के बाद हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम वायरॉइड्स कहते हैं। वायरॉइड इज अ स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ आरएनए व्हिच हैज नो कैप्सिड, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्मॉल सर्कुलर पीसेस ऑफ आरएनए जिनमें हमारे पास कैप्सिड, प्रोटीनेशियस कैप्सिड मौजूद नहीं होती, उसको हम वायरॉइड कहते हैं। आरएनए जो है वो अपने आप के साथ पेयर करता है और सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है उसकी कॉपी तैयार कर सके, लेकिन ये प्रोटीन या प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो है वो बनाने के काबिल नहीं होता। अगर ये मौजूद हों तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स या डिजीजेस कर सकते हैं, और ये प्लांट्स राइबोसोम्स के साथ इंटरफेयर करते हैं, और ये डिफरेंट तरह के ट्यूमर्स कॉज कर सकता है, यानी डिफरेंट तरह की एबनॉर्मल आउटग्रोथ्स कॉज कर सकता है। अब ये इनके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी कि ये किस तरह से फैलते हैं और क्यों फैलते हैं। वायरॉइड्स के बाद हमारे पास प्रियॉन्स है। प्रियॉन्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोटीन्स होती हैं, यानी इनमें हमारे पास आरएनए मौजूद नहीं होता। They are proteinaceous and are infectious particles. They are smaller than viruses and contain no nucleic acid. ना तो इनमें डीएनए होता है और ना ही इनमें आरएनए मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये रिवील करती है कि ये पार्टिकल्स हमारे पास वायरसेस से भी छोटे होते हैं, और ये हमारे पास फिलामेंट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, धागों की शक्ल में मौजूद होते हैं, जैसे कि ये नीचे एक फिलामेंट हमें दिखाया गया है। Prions are much more resistant to inactivation by UV light and heat than are viruses. यानी आप इनको इनएक्टिवेट नहीं कर सकते, और ये यूजुअली एक ही प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं या एक ही प्रोटीन से बने होते हैं। This protein is encoded by a single cellular gene. चंद एक एग्जांपल्स जो है आपके पास दी हुई हैं, यानी ऐसे प्रियॉन्स या ऐसे पार्टिकल्स जो हमारे पास डिजीज भी कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। चंद एक एग्जांपल्स आपके पास दी हुई हैं, जैसे मैड कॉ डिजीज जो है वो भी प्रियॉन्स की वजह से होती है, स्कार्पी जो है वो भी आपके पास प्रियॉन्स की वजह से होती है। उसके बाद रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरस एक बहुत ही मशहूर और जानी मानी टाइप है वायरसेस की, और ये आरएनए के साथ होते हैं, यानी इनमें आरएनए मौजूद होता है और एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम ये है कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है। ऐसे रेट्रोवायरसेस सेल के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ अपनी कॉपी तैयार करते हैं, और कॉपीज तैयार करने के लिए अपने होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी कॉपीज तैयार करते हैं, और एज अ प्रो वायरस, यानी ऐसा वायरस जो होस्ट सेल के अंदर ही मौजूद रहेगा, उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, वो प्रो वायरस कहलाता है। वायरसेस अपने होस्ट के लिए बड़े स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब
ये जिस सेल पर अटैक करते हैं सिर्फ उसी को करेंगे और अपने होस्ट सेल के अलावा किसी और को अफेक्ट नहीं कर सकते। जैसे प्लांट वायरसेस जो हैं वो सिर्फ प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे और एनिमल वायरसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को अफेक्ट करेंगे। प्लांट वायरसेस एनिमल्स को नहीं इन्फेक्ट कर सकते और एनिमल वायरसेस प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। सो दे मे ओनली अटैक वन स्पीशीज। जैसे कि कोविड-19 हमने रिसेंटली सुना, कोरोना सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को अफेक्ट कर रहा था, एनिमल्स में भी इंसानों को, और वो बाकी एनिमल्स को अफेक्ट नहीं कर रहा था। Why host cells have receptor proteins on their membrane that give off signals viruses only identify certain ones? यानी ऐसी रिसेप्टर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं सेल्स के ऊपर, मेम्ब्रेन्स के ऊपर, जो कि सिग्नल्स प्रोड्यूस करती हैं और वायरसेस उन सिग्नल को कैच करते हुए, उनको आइडेंटिफाई करते हुए ही अपने रिसेप्टर सेल्स के साथ या अपने होस्ट सेल्स के साथ बाइंड करते हैं। अगर वो सिग्नल्स प्रोड्यूस ना हो रहे हो और वायरसेस उनको आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो तो वो उनके साथ बाइंड नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।